आइए अब देखते हैं मानव में सामान्य रोग। अनेकानेक जीव जिसमें जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोवन, कृमि आदि शामिल हैं, मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। ऐसे रोगकारक जीवों को पैथोजन या रोगजनक कहते हैं। कहने का तात्पर्य इनके द्वारा रोग उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, मनुष्यों में रोग उत्पन्न किए जाते हैं। किसके द्वारा? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोवन, कृमि, ये सभी, इन सभी के द्वारा मनुष्यों में रोग उत्पन्न किया जाता है। तो ऐसे रोगकारक, यानी ये क्या कहलाएंगे? ये रोगकारक है ना, रोगों को पैदा करते हैं। तो इन रोगकारक जीवों को ही कहते हैं रोगजनक, यानी कि पैथोजन कहते हैं। ठीक है, इसीलिए अधिकांश परजीवी पैरासाइट रोगजनक है, क्योंकि ये परपोषी के भीतर या उसके ऊपर रहकर उसे क्षति या हानि पहुंचाते हैं। परजीवी बोल रहे हैं ना, परजीवी मतलब होस्ट के भीतर या फिर उसके शरीर के ऊपर रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरे जीवों पर, कहने का तात्पर्य परपोषी बोले, होस्ट बोले, दूसरे जीवों पर रहकर या उसके शरीर के अंदर या उसके शरीर के बाहर रहते हैं। तो इस प्रकार वो क्या करते हैं? अपने होस्ट को क्षति पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। इसीलिए अधिकांश जो परजीवी हैं, पैरासाइट्स हैं, वो रोगजनक है। रोगजनक हमारे शरीर में कई तरह से प्रवेश कर सकते हैं एवं अपनी संख्या में वृद्धि कर हमारी सामान्य अत्यावश्यक क्रिया में बाधा पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे आपको बताया ना कि ये हमारे शरीर के भीतर या बाहर, तो भीतर किस प्रकार प्रवेश करते होंगे? भीतर प्रवेश करने के अलग अलग माध्यम है, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, है ना। अलग अलग माध्यमों से ये हमारे शरीर में क्या करते हैं? प्रवेश कर जाते हैं और फिर ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और हमारी जो सामान्य क्रियाएं हैं, जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक क्रियाएं हैं, उसमें ये बाधा पहुंचाते हैं। फलस्वरूप आकृतिक और प्रक्रियात्मक क्षति, यानी आकृति में भी वो क्षति पहुंचाते हैं और कार्य में भी क्षति पहुंचाते हैं। तो रोगजनकों के लिए आवश्यक है कि परपोषी के भीतर वातावरण के अनुसार अपने को अनुकूलित कर ले। ठीक है, परपोषी के भीतर वातावरण के अनुसार अपने को अनुकूलित कर ले। जैसे उदाहरण के लिए रोगजनक आंत में प्रवेश करते हैं, उनमें आमाशय, स्टमक में निम्न पीएच में जीवित रहने और विभिन्न पाचक एंजाइमों का प्रतिरोध करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो रोगजनक हमारे शरीर में, एक उदाहरण दिया जा रहा है कि रोगजनक आंत में प्रवेश, यानी हमारे शरीर में आंत है ना, इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत जो कहते हैं। तो यदि कोई रोगजनक उसमें प्रवेश कर रहा है तो शरीर के अंदर वो वृद्धि करेगा। तो कब वृद्धि करेगा? जब वो वहाँ पर जीवित रह सकेगा तब वृद्धि करेगा, है ना। तो जीवित रहने के लिए उसको शरीर के अंदर के वातावरण में क्या करना होगा? क्या होना होगा? अनुकूलित होना होगा। ठीक है, तभी वो वहाँ पर जीवित रह पाएगा और अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। ठीक, तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि यदि कोई रोगजनक हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उसे हमारे शरीर के वातावरण के हिसाब से क्या होना पड़ता है? अनुकूलित होना पड़ता है। जैसे आंत के लिए बताया, यानी कोई रोगजनक यदि हमारे इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाए तो उनमें आमाशय के निम्न पीएच में जीवित रहने, यानी आमाशय में निम्न पीएच में जीवित रहने और विभिन्न प्रकार के जो पाचक एंजाइम हैं उनका प्रतिरोध करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, जो पाचक एंजाइम से उनमें लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। किस में बोल रहा है? उन रोगजनकों में जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गए, यानी जीवाणु, विषाणु, ठीक, या कवक है, प्रोटोजोवन है, या कोई कृमि है, ये यदि हमारे शरीर में प्रवेश कर जा रहे हैं तो उनको उन पाचक एंजाइम्स का प्रतिरोध करने की क्षमता होनी चाहिए। रोगजनक जीवों के भिन्न भिन्न वर्गों के कुछ निरूपकों और उनसे होने वाले रोगों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उन रोगों के प्रति निरोधक और नियंत्रक उपायों के बारे में भी हम थोड़ा बहुत संक्षेप में आपको समझाएंगे। यहाँ पर जैसे एक रोगजनक साल्मोनेला टाइफी, ये आप लोगों ने सुना भी होगा, टाइफाइड के लिए है ये साल्मोनेला टाइफी। यह रोगजनक जीवाणु है जिसमें मानव में टाइफाइड ज्वर होता है। ठीक, यह रोगजनक आमतौर पर संदूषित भोजन और पानी द्वारा
छोटी आंत में घुस जाता है। कहाँ जाता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, आपने कक्षा 10वीं में जो शरीर की पाचन तंत्र के बारे में आपने पढ़ा है, तो उसमें आप छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सभी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो जो साल्मोनेला टाइफी है वह कहाँ पर जा रहा है? छोटी आंत में जा रहा है। और किस माध्यम से जा रहा है? वो संदूषित भोजन या फिर पानी, यानी प्रदूषित भोजन और पानी के माध्यम से यह हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, यह जीवाणु। ठीक है, और वहाँ से फिर ये रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँच जाता है। ठीक, तो इस रोग का कुछ सामान्य लक्षण, इस शरीर में तो पहुँच गया, फिर रक्त के माध्यम से शरीर के अन्य अंगों तक भी पहुँच गया। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा? लक्षण देखिए, सामान्य लक्षण, लगातार उच्च ज्वर 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड में, है ना। सामान्यतः फ़ारेनहीट में टेम्परेचर बताया जाता है, यहाँ पर सेंटीग्रेड में दिया है आपको। 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड काफ़ी ज़्यादा तापमान है। शरीर का सामान्य तापमान भी आप जानते हैं, ठीक है ना। तो उच्च ज्वर, लगातार उच्च ज्वर, कमजोरी, अमाशय में पीड़ा, कब्ज, सिर दर्द और भूख ना लगना आदि, ये सभी सामान्य लक्षण हैं इस रोग के। गंभीर मामलों में आंत में छेद और मृत्यु भी हो सकती है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण से हो सकती है। कौन सा परीक्षण? विडाल। आयुर्विज्ञान में एक चिर प्रतिष्ठित मामला मैरी मेलॉन उपनाम टाइफाइड मैरी का है, जिसका यहाँ उल्लेख करना सटीक है। यह पेशे से रसोइया थी और जो खाना वह बनाती थी उसके द्वारा वर्षों तक टाइफाइड वाहक के रूप में टाइफाइड फैलाती रही। स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा जैसे जीवाणु मानव में निमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी है। इस रोग में फुफ्फुस, लंग्स अर्थात फेफड़ा के वायुकोष्ठ संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमण के फलस्वरूप वायुकोष्ठ में तरल भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ज्वर, ठिठुरन, खांसी और सिर दर्द आदि निमोनिया के लक्षण हैं। गंभीर मामलों में होंठ और हाथ की उंगलियों के नाखूनों का रंग धूसर से लेकर नीला तक हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बिंदु को अथवा एरोसॉल सांस द्वारा अंदर लेने से या संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन इस्तेमाल करने से भी हो जाता है। मानव में होने वाले कुछ अन्य जीवाणुवी रोग हैं अतिसार, पेचिश, डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया आदि। बहुत से विषाणु भी मानव में रोग का कारक होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार जीवाणु को बताया उसी प्रकार विषाणु भी रोग का कारक होते हैं। विषाणुओं का ऐसा ही एक समूह राइनो वायरस है, नासा विषाणु, जो मानव में सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग अर्थात सामान्य जुकाम फैलाता है। देखिए, राइनो वायरस, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग यानी सामान्य जुकाम फैलाता है और ये नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करता है, लेकिन फेफड़ों को नहीं। सामान्य जुकाम प्रतिस्याय, ठीक है, इसके अभिलक्षण क्या है? नासीय संकुलता यानी नेजल कंजेशन, आश्राव, कंठदाह, स्वरुक्षता अर्थात फटी आवाज़, खांसी, सिरदर्द, थकावट आदि, जो प्राय 3 से 7 दिन तक रहते हैं। संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींकों से निकले बिंदुक यानी जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं छींक आने पर, इसी प्रकार खांसी आने पर हमारे मुंह एवं है ना नाक के द्वारा सर्दी खांसी में जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, बिंदुक निकलते हैं, जब स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने पर अंदर जाते हैं अथवा पेन, किताब, प्याले, दरवाजों की मूठे, है ना, कंप्यूटर के कीबोर्ड्स या माउस जैसी संदूषित हुई वस्तुओं के संपर्क में आता है तो उसे भी संक्रमण हो जाता है। मानव में कुछ रोग प्रोटोजोआ से भी होता है। मलेरिया के बारे में आप सभी ने सुना ही है। यह ऐसा रोग है जिसमें मनुष्य कई सालों से लड़ता चला आ रहा है। प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत ही छोटा सा प्रोटोजोवन इस रोग के लिए उत्तरदायी है। प्लाज्मोडियम ये है, यह एक प्रोटोजोवन है जो कि मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी है।
प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियां हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मैलेरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये अलग अलग जातियां हैं उसकी, ठीक है। विभिन्न प्रकार के मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी है। इसमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये वाला होने वाला दुर्दम यानी मैलिग्नेट सबसे गंभीर है, सबसे घातक है ये, ठीक। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ये सबसे घातक प्रोटोजन है। यहाँ पर आपको चित्र में प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में अवस्थाएं दिखाई गई हैं कि किस प्रकार से प्लाज्मोडियम कार्य करता है। अभी मैं आपको चित्र को सामान्य तौर पर बता रही हूँ, चित्र को देखेंगे ध्यान से। देखिए, जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है तब जीवाणुओं काटने के साथ मनुष्य के शरीर में चले जाते हैं, है ना। क्या हो रहा है, जब मच्छर दूसरे मानव को काट रहा है तो वो जीवाणु उस मच्छर के काटने से मानव के शरीर में प्रवेश कर गया, ठीक है। उसके बाद परजीवी, अर्थात अब वो जीवाणु तो परजीवी हुआ ना, क्योंकि वो अब उसके शरीर के अंदर रह करके वृद्धि करेगा। रक्त द्वारा व्यक्ति के कहाँ चला जाता है, लीवर में चला जाता है, ठीक। रक्त द्वारा व्यक्ति के लीवर में पहुंच गया। इसके बाद यह आगे देखिए, अब वहां पर वो क्या होगा, परजीवी के रूप में यानी यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करेगा। बताया ना कि जब भी परजीवी आपके शरीर में प्रवेश करता है, कोई रोगजनक प्रवेश करता है, तो उसको हमारे शरीर के अनुसार अनुकूलित होना पड़ेगा, तभी वो वहाँ पर वृद्धि कर सकेगा। तो अभी ये परजीवी कहाँ पहुँच गया है, यकृत यानी लीवर में पहुँच गया है। अब ये यहाँ पर कौन सी क्रिया कर रहा है, यकृत कोशिकाओं में कौन सा जनन अलैंगिक रूप से जनन करता है, कोशिका को फोड़ देता है और रक्त में मोचित करता है, अर्थात छोड़ दिया जाता है, ठीक है। यानी वृद्धि किया, वृद्धि करने के पश्चात ये देखिए यहाँ पर ये जो कोशिका है, यहाँ पर देखिए अंदर इसकी वृद्धि हो रही है, संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोशिका को ये फोड़ दे रहा है और जितने भी और जीवाणु यहाँ पर बने वो सब इस कोशिका से क्या हो गए, बाहर आ गए, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, अब ये परजीवी लाल रुधिर कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है। अब ये कहाँ पर जनन कर रहा है, अलैंगिक रूप से लाल रुधिर कोशिकाओं में। ठीक है, पहले इसने कहाँ पर वृद्धि की थी, यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करके वृद्धि किया था और वहाँ से फिर ये वृद्धि करने के पश्चात सेल वाल को तोड़ करके बाहर आता है और फिर वो पहुँचता है लाल रुधिर कोशिकाओं में और वहाँ पर ये अलैंगिक रूप से जनन करता है। फिर वहाँ पर भी वही क्रिया करता है ये देखिए यहाँ पर ये फोड़ दे रहा है। पहले ये संख्या में इतना था, फिर यहाँ पर इसकी बढ़ोतरी हुई, फिर यहाँ पर से फिर वो कोशिका को फोड़ करके बाहर आ रहा है। इस प्रकार ज्वर तथा अन्य लक्षणों का चक्र शुरू हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो जो छोड़े गए परजीवी हैं, मोचित परजीवी नई रक्त कोशिकाओं को क्या करते हैं, संक्रमित करते जाता है, ठीक। यहाँ पर देखेंगे ये, फिर यहाँ पर एक नर और ये मादा, है ना। अब आगे देखते हैं युग्मक जनक। यहाँ पर आपको दो दिख रहे हैं, नर और मादा, युग्मक जनन। यहाँ पर मादा मच्छर रक्त आहार के साथ युग्मक जनों को भी अंदर ले लेती है। यहाँ से आपको रोग प्रारंभ हो जाता बताया था। ज्वर तथा अन्य लक्षण का चक्र यहाँ पर से शुरू हो गया है। लाल रुधिर कोशिकाओं में जैसे ही उन्होंने अपनी संख्या में बढ़ोतरी की अलैंगिक जनन के द्वारा और वहाँ से वो बाहर आता है, उसके पश्चात शरीर में ज्वर के लक्षण और अन्य लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। तो जो छोड़े गए परजीवी हैं वो रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते जाते हैं। अब यहाँ तक तो अलैंगिक प्रजनन हुआ था, यहाँ तक पूरा आपका कौन सा प्रजनन चल रहा था, परजीवियों का अलैंगिक प्रजनन चल रहा था। लेकिन इसके आगे अब आ जाएगी लैंगिक अवस्था, यहाँ से लैंगिक अवस्था आ जाएगी। लैंगिक अवस्था युग्मक जनन लाल रुधिर कोशिकाओं में परिवर्तन होता है, अर्थात वहाँ पर विकसित होता है लैंगिक अवस्थाएं।
जिसमें एक नर और एक मादा यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे ही नर और मादा शो हो रहा है मतलब यहाँ से कौन सी अवस्था शुरू हो गई, लैंगिक अवस्था शुरू हो गई, और ये लाल रुधिर कोशिकाओं में विकसित होते हैं। ठीक है, इन दोनों के ये देखिए यहाँ युग्मक जनक मादा मच्छर रक्त आहार के साथ, इतनी क्रिया वहाँ पर संपन्न हुई। ठीक, अब जो मादा मच्छर है वो रक्त आहार के साथ में युग्मक जनकों को भी अंदर ले लेती है, यानी वो जैसे ही मादा मच्छर अब मनुष्य को काटता है तो हमारे शरीर में जो युग्मक जनक बने हैं उनको वो अपने शरीर के अंदर ले लेती है ये। ठीक है, यहाँ तक तो हुआ था। इसके आगे हम देख रहे हैं जैसे ही लैंगिक अवस्था शुरू हुई, शरीर में युग्मक जनक बने, और अब यदि आपको कोई मादा मच्छर काटती है तो वो युग्मक जनन को अपने शरीर के अंदर, जैसे वो ब्लड को सक करेगी अपने अंदर लेगी, तो वो भी उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, निषेचन और परिवर्धन मच्छर के आमाशय में होता है। इसके आगे की प्रोसेस अब कहाँ पर हो रही, मच्छर के आमाशय में। इधर आपने देखा था सब कुछ मनुष्य के लीवर में लाल रुधिर कोशिकाओं में हुआ, उसके बाद इधर जो प्रोसेस हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, मच्छर में, मादा मच्छर में निषेचन और परिवर्धन ये कहाँ हो रहा है, मच्छर के आमाशय में होता है। ठीक है, फिर देखिए ये यहाँ पर जैसे ही मच्छर के मादा मच्छर के आमाशय में निषेचन और परिवर्धन हुआ, निषेचन अर्थात नर और मादा जो जनक बने थे वो अलग अलग थे पहले, लेकिन जैसे ही मादा मच्छर ने हमारे शरीर के रक्त को चूस लिया तो वो दोनों उसके शरीर में पहुंच गए, तो उन दोनों का संयुग्मित होना निषेचन कहलाता है। ठीक है, और उसके पश्चात परिवर्धन की प्रोसेस होती है। इसके पश्चात यहाँ पर देखिए परिपक्व संक्रामक अवस्था, जीवाणुज आंत्र से निकलकर मच्छर की लार ग्रंथियों में चले जाते हैं। वहाँ से निकलकर कहाँ चले गए, मच्छर की लार ग्रंथियों में पहुँच गए। ये जीवाणुज बने, लार या लाला ग्रंथि, लार या लाला ग्रंथि, ये निषेचन और परिवर्धन मच्छर के आमाशय में जब होता है उसके पश्चात ये जो बना उसमें क्या क्या, जीवाणुज, परिपक्व संक्रामक अवस्था है ये। ठीक है, यानी अब यहाँ पर से बिल्कुल संक्रामक अवस्था पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी है। तत्पश्चात पुनः कोई दूसरा मच्छर फिर मानव को काटेगा तो आगे चल के फिर से यही प्रोसेस चक्रीय रूप में चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, दो कार्य हुआ। एक बार में आपने देखा कि मानव परपोषी और दूसरी बार में आप देख रहे हैं मच्छर परपोषी, तो दो चक्र चल रहे हैं यहाँ पर एक साथ, एक बार में मानव परपोषी और दूसरी बार में मच्छर परपोषी। ठीक है, इस तरीके से यही साइकिल चलते रहता है। अभी मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाया है, अगले वीडियो लेसन में मैं आपको इसको और विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। उम्मीद है आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।